हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। तो देखो बच्चा, आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है बच्चा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, यानी कि मानव जनन है। ठीक है, ये बच्चा हमारा आज का आपका चैप्टर रहने वाला है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब HIV डिजीज और ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जो वेटेज है वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। बिकॉज भैया एग्जामिनर और हर एक ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि बच्चे को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, राधे राधे, राम राम जी। ठीक है, चलिए तो बच्चा हमारा आपका चैप्टर क्या रहेगा बच्चा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन रहेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा आपका रिप्रोडक्शन की। बच्चा यदि मैं आपसे बात करूं तो रिप्रोडक्शन आखिरकार होता क्या है? अच्छा, हिमांशु नाम का पता नहीं इसमें बच्चा है या पता नहीं किस बैच में बच्चा है भाई, क्या दिक्कत आ रही है आपको? चलिए भाई, आज का जो बच्चा हमारा चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, और जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं बच्चा, उनकी मैंने आपसे बात कर ली है ना? मैंने बात कर ली है आपकी टीम से। तो वो बोल रहे हैं कि मैम जैसे आप अपने नोट्स देते हो उसी के साथ हम आपके हैंड रिटन नोट्स अटैच कर देंगे। ठीक है, क्लियर? तो अब आपके हैंड रिटन नोट्स वाले जो डाउट थे वो भी भाई आपके अब खत्म हो जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने ही जैसी और कॉपी तैयार करना। ठीक है, रिप्रोडक्शन का आसान भाषा में मतलब होता है अपने ही जैसी, अपने ही जैसी और कॉपी तैयार करना, और कॉपी तैयार करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो बच्चा रिप्रोडक्शन है ये आपका दो तरीके का होता है। ये जो रिप्रोडक्शन है बच्चा ये आपका होता है दो तरीके का। एक होता है ओविपोरस, एक होता है विविपोरस। सेक्सुअल असेक्सुअल पे बाद में जाएंगे, पहले रिप्रोडक्शन को समझो। रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है भाई? अगर हमें अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है, अगर मुझे लंबे समय तक सरवाइव करना है, अगर मेरे को लंबे समय तक सरवाइव करना है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है, यह प्रजाति की निरंतरता और आनुवांशिक जानकारी के हस्तांतरण को सुनिश्चित करता है। इसके लिए रिप्रोडक्शन आपका जरूरी होता है। अस्तित्व में यदि हमें बने रहना है, प्रकृति के अस्तित्व में यदि हमें बने रहना है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन आपका जरूरी होता है। ठीक है, क्लियर? ओके जी। तो रिप्रोडक्शन किसके लिए जरूरी होता है? निरंतरता बनाए रखने के लिए और विकास और उत्क्रांति के लिए, अपने अपनी प्रजाति को लंबे समय तक सरवाइव कराने के लिए। ठीक है, चलिए अब ये जो रिप्रोडक्शन है ये दो तरह का होता है, एक विविपोरस और एक होता है बच्चा आपका ओविपोरस। विविपोरस आपका बच्चा क्या होता है? विविपोरस आपका रिप्रोडक्शन होता है कि वो जो बच्चे को जन्म देते हैं, वो जीव जो बच्चों को जन्म देते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं मैम? वो आपके विविपोरस कहलाते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे कि भाई हम लोग है ना, हम हमारे अंदर से ऐसा थोड़ी अंडा पैदा होगा, है ना, हमारे अंदर से बच्चा ही पैदा होगा। ठीक है, तो हम लोग किस में आते हैं? विविपोरस में आते हैं। क्लियर? फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है, यानी निषेचन जो है बच्चा ये आपका कैसा होता है? आंतरिक होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? आंतरिक होता है। भाई हमारे अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो विविपोरस है, ओवा और स्पर्म सेल दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं। कहां? बॉडी के अंदर। कहां बनाते हैं भाई? फीमेल की बॉडी के अंदर बनाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि बाहर हो गया, जैसे मेंढक है ना, मेंढक का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बाहर होता है। मेंढक क्या करता है? जो फीमेल मेंढक होती है वो अपने एग्स को बाहर रिलीज कर देगी। ठीक है, और फिर उसी सरफेस पर जाकर आपका क्या करता है? जो मेल मेंढक होता है वो अपने जो उसके मेल पार्ट्स हैं उनको रिलीज करता है और वहां आपका जायगोट बनता है ना। बेसिकली वहां पर उनका फिर फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन हमारी तो बॉडी के अंदर होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर ओवा और स्पर्म सेल मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं बच्चा? दोनों का आपका फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए, भ्रूण मां के शरीर के अंदर विकसित होता है और अपरा यानी कि प्लेसेंटा द्वारा पोषण प्राप्त करता है। भाई हमारी बॉडी में जो है बच्चा, भ्रूण जो है, जो एम्ब्रियो है बच्चा, ये कहां होता है? मां के गर्भ में विकसित होता है।
ठीक है। एम्ब्रियो क्या होता है बच्चा आपका माँ के गर्भ के अंदर आपका विकसित होता है। ठीक है, क्लियर जी। तो यानी ये जो बच्चा आपका एम्ब्रियो है ये कहाँ होगा बच्चा, आपके माँ के गर्भ के अंदर विकसित हो रहा होगा। क्लियर, ओके। अब प्लेसेंटा क्या है, बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि एम्बिकल कोड क्या होती है और प्लेसेंटा क्या होता है, उनको ये छोटी छोटी टर्म्स का पता ही नहीं होता है। तो भाई देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है बच्चा यहाँ पर, ये देखो, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, जो बच्चे का जो हम पैदा होता है फिर कट लगाते हैं, दिस इज योर एम्बिकल कोड, ये आपकी एम्बिकल कोड होती है। और जो बच्चा ये वाला सेक्शन है, जो बच्चा आपका ये वाला सेक्शन है, ये क्या होता है बच्चा आपका प्लेसेंटा होता है। ये क्या होता है बच्चा आपका प्लेसेंटा होता है, यानी कि इसी को हम लोग आपका क्या बोलते हैं, जिसके जरिए माँ से डायरेक्ट न्यूट्रिशन बच्चे को मिलता है। माँ जो भी खाना खाती है वो इस प्लेसेंटा में न्यूट्रिशन के फॉर्म में जाता है ब्लड के जरिए। ठीक है, और वही फिर आपका ब्लड कहाँ जाता है, इस एम्बिकल कोड के जरिए बच्चे में जाता है। ठीक है बच्चा, कहाँ जाता है बच्चा, आपके बच्चे में जाता है। तो प्लेसेंटा बॉडी के अंदर होती है, बाहर नहीं होती है। एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स, काउ, डॉग, कैट, एलिफेंट, व्हेल और ईटीसी, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब विविपोरस के बच्चा आपके एग्जाम्पल हैं। शॉर्ट पॉइंट हर स्लाइड में बच्चा मैंने लिखवाए हैं, जैसे ये इतनी सारी यहाँ पर थ्योरी है तो भाई देखो ये मैंने यहाँ पर आपकी लिखवा दी है। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है वो भी मैंने अलग से हर पेज पर लिखवाए हैं, जैसे फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, नरिशमेंट प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है, और बर्थ ऑफ यंग वंस। ठीक है, ये किसको बच्चा, आपके बच्चों को जन्म देते हैं, किसको देते हैं बच्चा, आपके बच्चों को जन्म देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चा आपका, ओविपोरस। नेक्स्ट है ओविपोरस, यानी कि जो अंडे को जन्म देते हैं, अंडज यानी कि जो अंडे को जन्म देते हैं। अब सिंपल सी बात है कि भाई वो जीव जो अंडों को जन्म देते हैं अंडज कहलाते हैं। इनमें जो आपका फर्टिलाइजेशन है बहुत सारे जीवों में इंटरनल होता है और बहुत सारे जीवों में एक्सटर्नल होता है। ठीक है, बहुत सारे जीवों में क्या होता है बच्चा, ये आपका एक्सटर्नल भी होता है। क्लियर, भ्रूण मां के शरीर के बाहर अंडे के अंदर विकसित होता है। आपने जितने भी ये जीव देखे होंगे तो हमारी बॉडी में क्या होता है, विविपोरस में क्या होता है कि बच्चा आपके एक पूरे फ्लूइड के अंदर रहता है, एक बैग के अंदर रहता है, और उनमें जो ये बैग है वो बेसिकली अंडा है। तो एम्ब्रियो इसके अंदर विकसित होगा और शरीर से बाहर होगा, है ना। आपने देखा होगा जब अंडा पैदा होता है, जैसे अंडा भाई मान लिया बहुत सारे, और ये जो फर्टिलाइजेशन होता है अलग अलग जीव में अलग अलग तरीके से होता है। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जहां पर मेल अंडे देते हैं, है ना, जो आपके मेल पार्ट होते हैं ना, जो मेल बेसिकली आपके लिविंग बींग्स होते हैं वो भी अंडे देते हैं। तो अंडा जब बॉडी से बाहर निकलता है तो वो इमेच्योर होता है, वो परिपक्व नहीं होता, अपरिपक्व होता है। बाहर के बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, तापमान, ये बहुत सारे अलग अलग कारक होते हैं जो इस अंडे पर अपना इफेक्ट छोड़ते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कोई अंडा ऐसे ही पिचक जाता है ना, उसके अंदर से कुछ नहीं निकलता, मतलब जो अंदर एम्ब्रियो था, जो अंदर भ्रूण था, उसके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं थी, उसके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं थी किस चीज की बच्चा आपके, कि वो अंदर से सरवाइव कर सके, है ना, वो क्या कर सके बच्चा आपके, इसको सरवाइव कर सके। टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकता है, नहीं कोई फिगर नहीं बनानी है बेटा आपको, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ फिर फिगर के लिए। ठीक है, तो बच्चा ये क्या है आपका बेसिकली इसके अंदर आपका जो एम्ब्रियो है वो पनपता है। अब ये बाहर के कारक डिसाइड करेंगे, तापमान हो गया, हवा, पानी, है ना, जैसे कि आपका मैं लिख देती हूँ यहाँ पर बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे कि तापमान हो गया, तापमान, हवा, पानी, ये सब अंडे पर इफेक्ट डालते हैं, अंडे पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, ये सब बच्चे आपके अंडे पर इफेक्ट डालते हैं। एग्जाम्पल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, फिशेज एंड इंसेक्ट, ये सब बच्चा किसके एग्जाम्पल हैं आपके, ये सब आपके ओविपोरस यानी अंडे देने वाले जो जीव हैं उनके एग्जाम्पल हैं। यहीं पर आपके दो एक्सेप्शन भी हैं, डॉल्फिन और व्हेल। डॉल्फिन और व्हेल जो है बच्चा, ये याद रखेंगे आप, ये आपके ओविपोरस में नहीं आएंगे, ये आपके ओविपोरस में नहीं विविपोरस में आएंगे, विविपोरस भी नहीं, बेसिकली मैमल्स में आएंगे,
है ना, क्योंकि ये अंडों को नहीं, ये बच्चों को जन्म देते हैं। डॉल्फिन और व्हेल मछलियों में नहीं काउंट होती हैं, ये एक्सेप्शन है, इनको मैमल्स में काउंट किया जाता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलो, इसके अलावा बच्चा यदि मैं आपसे बात करूं कि मैम रिप्रोडक्शन को अब आसान, अब विविपोरस ओविपोरस तो समझ में आ गया, अंडा देने वाले और आपके बच्चा देने वाले। रिप्रोडक्शन के जो बच्चा प्रकार है, इसको दो पार्ट में मेनली हम डिवाइड करते हैं हमारे सिलेबस के हिसाब से, असेक्सुअल और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल बच्चा क्या, आपका ओविपोरस। असेक्सुअल क्या होता है बच्चा, आपका ओविपोरस जो है ये कैसा है, सेक्स आपका बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि भाई सेक्सुअल के थ्रू ही आपका अंडा जन्म लेगा। विविपोरस भी किसके जरिए होते हैं बच्चा, विविपोरस भी बेसिकली आपके किसके जरिए जन्म लेते हैं, ये भी फर्टिलाइजेशन के जरिए, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ओवोविविपोरस अंडज जरायुज, ये अंडज जरायुज क्या होते हैं, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, अंडज जरायुज क्या होते हैं, एग्स डेवलप इनसाइड द बॉडी एंड देन बर्थ अकर्स, कि अंडज जरायुज आपके वो जीव होते हैं जिनमें अंडा जो है वो बेसिकली, जो जीव है वो कोई भी जीव हो सकता है, उसके अंदर ही बेसिकली आपका बनेगा, मैच्योर होगा, और जब वो बाहर निकलेगा तो जीव के रूप में बाहर निकलेगा। अंडज मतलब अंडा बना, जरायुज मतलब जन्म जो होगा बच्चे का होगा। समझे, जैसे हमारे पेट के अंदर अंडा नहीं बनता, वो एक छोटा सा अंडा बना, फिर वो आपके बच्चे का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। लेकिन इनमें क्या है, अंडा बनेगा, अंडा मैच्योर होगा, लेकिन जब जन्म होगा तो बच्चे का होगा, उसको अंडज जरायुज बोलते हैं। ठीक है, उसको अंडज जरायुज बोलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत आसान भाषा में समझाती हूं, जहां मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है, जहां रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है, मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, मेल और फीमेल जहां दोनों की जरूरत होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां मेल और फीमेल दोनों में से किसी एक की जरूरत हो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जहां मेल फीमेल दोनों में से किसी एक की भी बच्चा आपकी बेसिकली क्या होता है बच्चा, कोई एक भी सिंगल खुद को फर्टाइल कर सकता है। अरे ये समझाने के लिए है फिश के पेट में बेबी, ये समझाने के लिए है भाई आपको, जिससे कि ताकि आपको थोड़ा याद रहे। अंडज जरायुज मतलब जो अंडे के को मैच्योर अंडा अंदर हो गया और फिर वो बच्चा जन्म लेगा, ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं, वो समझाने का तरीका है आपका। ठीक है, तो बेसिकली मेल फीमेल जहां कोई एक सिंगल खुद को फर्टाइल कर लेते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, भाई पेड़ पौधों में भी जो आपका बेसिकली पेड़ पौधों में भी बच्चा क्या है, पेड़ पौधों में आपका क्या होता है बच्चा, पेड़ पौधों में तो आपका जो रिप्रोडक्शन है वो एक सिंगल कर लेते हैं, वहां मेल फीमेल दोनों की जरूरत नहीं होती है, कोई एक सिंगल खुद को फर्टाइल कर लेगा, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। सेक्सुअल जहां मेल फीमेल दोनों की जरूरत होती है उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। क्लासिफाइड ओविपोरस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है ओविपोरस, विविपोरस एंड ओवोविविपोरस। ठीक है, ओवोविविपोरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बच्चा यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कोई सिंगल मेल फीमेल यानी कि इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट, यानी मेल फीमेल कोई भी एक सिंगल खुद को फर्टाइल कर सकता है, इसमें युग्मकों का निर्माण या संलयन जैसी कोई चीज नहीं होती है, कोई जायगोट वायगोट नहीं बनता है, संतान जनक के समान अनुवांशिक रूप से होती है। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे पेरेंट्स होंगे, देखो हमारे अंदर वही सेल्स हैं जो हमारे पेरेंट्स के अंदर हैं, लेकिन हम हूबहू कॉपी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम कॉपी हैं अपने माँ बाप की, थोड़ा बहुत चेंज होता है, हमारे हाथ पैर, हाथ लंबाई, कलर, है ना, वो ये पता लगता है कि हाँ हम इनके बच्चे हैं, लेकिन हूबहू सेम नहीं होते हैं। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में बच्चा यदि मैं आपसे बात करूं तो जो असेक्सुअल होता है उसमें जो बच्चा बेसिकली रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअल में, उसमें जो बच्चे होंगे वो सेम होंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, समझ आया, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। यह कई एक कोशिकीय और कुछ बहुकोशिकीय जीवों में होता है, यह कई एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में होता है। ठीक है, क्लियर जी।
तो बेसिकली आपका बाइनरी फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और रीजनरेशन एग्जाम्पल्स हैं या टाइप हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। देखो बाइनरी फिजन में क्या होता है, कोई एक सिंगल जीव दो कोशिकाओं में टूट जाता है, जैसे कि अमीबा। तो अमीबा जिससे बना होता है वो सेम उसकी हूबहू कॉपी होता है, कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बडिंग, हाइड्रा में क्या होता है भाई, देखो आपका बडिंग, अगर हाइड्रा एग्जांपल बताऊं तो ऐसे आपका ये बाहर एक बड निकलता है, ये बड धीरे 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 बढ़ता है और ये इतना बढ़ जाता है कि ये फिर एक दिन अपने आप को इससे सेपरेट कर लेता है, लेकिन डिट्टो कॉपी होता है, डिट्टो कॉपी होता है। स्पोर फॉर्मेशन में जैसे कि आपका मोल्ड यानी कि फफूंदी, स्पोर फॉर्मेशन यानी कि मोल्ड यानी कि फफूंदी, इसमें क्या होता है कि जैसे कि भाई आपका कोई एक जीव है, उसने अपने अंदर से स्पोर्स को रिलीज किया और ये आगे चलकर सेम ऐसा ही जीव डेवलप करने वाले हैं जैसा कि इनके पेरेंट थे, जैसे कि इनके पेरेंट्स थे, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जरूरी नहीं है आपका, बिल्कुल देखो होता क्या है कि आपने आलू लिया, अब आपने आलू बोया तो आलू से आलू ही पैदा होगा, आलू से मूली पैदा नहीं होगी, है ना। आपको यहां लगेगा कि ये दोनों कैसे हैं भाई, आलू अगर हम पैदा करना है तो आलू पैदा करने के लिए क्या होता है, हम आलू को जमीन के नीचे डालते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं बच्चा, आलू को हम लोग क्या करते हैं आपके जमीन के नीचे डालते हैं। जब हम आलू को जमीन के नीचे डालते हैं तो उसमें से क्या होता है आपके बेसिकली वो पूरा पेड़ बनना शुरू होता है, लेकिन जब हम उसको फसल को खोदते हैं तो नीचे से आलू ही तो निकलता है, मूली गाजर थोड़ी कुछ निकलेगा, और सेम आलू निकलता है जो आपने बोया होता है, ऐसा भी नहीं है कि आलू बदल जाता है। रीजनरेशन, रीजनरेशन वाले बहुत जीव होते हैं, जैसे कि भाई आपका ये स्टार फिश है, तारा मछली है, तो तारा मछली क्या करती है, जब भी कभी अपने आप पर कोई संकट देखती है तो ये अपने आप को क्या करती है, एक इस आर्म्स को अपने से सेपरेट कर देगी, ऑक्टोपस भी करता है इसी चीज को, है ना। और ये क्या करता है फिर धीरे धीरे इसके अंदर क्या होती है, रीजनरेशन पावर होगी, मतलब समय के साथ साथ ये इसको क्या कर लेगी बच्चा आपका, ग्रो कर लेती है। या कई बार ऐसा होता है कि इसने ये चीज रिलीज की और फिर वहां से आपका जीव जो है बच्चा बनना शुरू हो गया, जीव जो है बच्चा अपना बनना शुरू हो गया। बहुत सारे अलग अलग केसेस होते हैं। आपके सिलेबस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ इतना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चा आपका वो होता है जो बेसिकली बच्चा किसके लिए होता है आपका, जो पेरेंट्स होते हैं, यानी कि जो पेरेंट होते हैं उनकी डिट्टो कॉपी होते हैं क्या बच्चा आपके ये सारे के सारे जीव, मतलब सेम कॉपी होगा, इतना याद कर लीजिए। और मेल फीमेल दोनों की जरूरत नहीं है, कोई सिंगल खुद को फर्टाइल कर सकते हैं, कोई सिंगल खुद को फर्टाइल कर सकते हैं। अगला है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगला है क्या बच्चा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बच्चा यदि मैं आपसे बात करूं, इसमें आपके दो गैमेट्स होते हैं, यानी कि बच्चा आपके दो जनक होते हैं, इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, ठीक है। मेल फीमेल हमें दोनों की जरूरत होती है, ठीक है, मेल फीमेल बच्चा हमें दोनों की ही जरूरत होती है। प्रोड्यूस वेरिएशन इन ऑफ स्प्रिंग, भाई हमारे अंदर हमारे सेल्स जो है वो हमारे पेरेंट्स से जरूर आए हैं, लेकिन डिट्टो कॉपी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सेम हमारे अंदर बिल्कुल सेल पाए जाते हैं। अकर्स इन हायर एनिमल एंड फ्लावरिंग प्लांट, जो फूल वाले आपके पौधे होते हैं और हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर आपका सबसे ज्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जो फूल वाले पौधे होते हैं वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, भाई महिला के अंदर एग बनेगा, अंडा बनेगा, और पुरुष के अंदर स्पर्म बनेगा, यानी कि आपका शुक्राणु बनेगा, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का मतलब क्या है कि अब ओवा और स्पर्म सेल आपके मिलने वाले हैं, ठीक है, ओवा और स्पर्म सेल आपके मिल गए, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन जो है बच्चा ये आपका हो गया है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन बच्चा आपका यहां पर हो गया। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट कि भाई ओवा और स्पर्म सेल मिले तो आपका क्या बन गया है बच्चा, इन दोनों ने मिलकर आपका जायगोट बना लिया है, इन दोनों ने मिलकर बच्चा आपका जायगोट बना दिया है। फिर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का विकास, क्या है बच्चा आपका भ्रूण का विकास है, यानी बेसिकली अब जो बच्चा है वो प्लेसेंटा ग्रो होगी, एम्बिकल कोट जुड़ेगी और बच्चा मां के गर्भ में धीरे धीरे बड़ा होगा और एक नया जीव जन्म लेगा। बहुत क्लियर है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम पेरेंट्स जैसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे अंदर सेल जरूर है बट हम कॉपी नहीं होते, हम डिट्टो कॉपी नहीं होते हैं, तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस इतना बताओ, पहले समझ में आया कि नहीं आया?
सेक्सुअल और असेक्सुअल समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हमारे सिलेबस में है, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था रिप्रोडक्शन का, हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। होपफुली सेक्सुअल असेक्सुअल में जो डाउट होंगे तुम्हारे वो क्लियर हुए होंगे और अब तुम कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बच्चा यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूएशन ऑफ द ह्यूमन रेस, यानी मानव प्रजाति की निरंतर अस्तित्व को सुनिश्चित करता है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कि भैया हमें अगर अपने आप को लंबे समय तक सर्वाइव कराना है तो हमें उसके लिए रिप्रोडक्शन करना ही होगा। यह दो जनकों की भागीदारी वाला लैंगिक प्रजनन है। यह दो जनकों की भागीदारी वाला लैंगिक प्रजनन है। ठीक है भाई, मेल फीमेल दोनों की जरूरत होती है ना, ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन के लिए मेल फीमेल दोनों की जरूरत होती है। क्लियर? पुरुष शुक्राणु तथा स्त्री अंडाणु ओवा बनते हैं। लड़कों के शरीर में स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है और लड़कियों में ओवा यानी अंडाणु बनते हैं, और इन दोनों की अपनी अपनी एक उम्र होती है। निषेचन से युग्मनज बनता है जो भ्रूण और फिर शिशु में विकसित होता है। निषेचन से युग्मनज बनता है जो भ्रूण और फिर शिशु में विकसित होता है। ठीक है, यानी ओवा और स्पर्म सेल मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। बिल्कुल स्टेप टू स्टेप लिखा हुआ है आपका। जाइगोट से एम्ब्रियो और फिर बनता है बेबी। ना जाने कितनी बार इसकी सीक्वेंस पूछी गई है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि पहले जाइगोट बनेगा या एम्ब्रियो बनेगा, है ना, उनको ये सीक्वेंस नहीं पता होती। तो पहले फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म सेल आपके अंदर जाएगा ओवा के अंदर, फिर होगा फर्टिलाइजेशन, रिएक्शंस होंगी, एक सिंगल सेल बनेगा जाइगोट। जाइगोट आपका टूटेगा 4 में, 8 में, 16 में ऐसे टूटेगा। फिर आपका एम्ब्रियो बनता है यानी भ्रूण बनता है, और फिर बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक परिचय है, एक इंट्रोडक्शन बच्चा आपका होता है। अब देखो, लड़कों की भी ना एक उम्र होती है जब स्पर्म सेल्स उनकी बॉडी में बनते हैं, और लड़कियों की भी एक उम्र होती है जब उसमें स्पर्म सेल जो है बच्चा आपके बनते हैं। जैसे लड़कियों की जो बच्चा आपकी प्यूबर्टी एज ऑफ मेंस्ट्रुअल एंड प्यूबर्टी एज इन बॉयज, लड़कियों की जो बच्चा आपकी उम्र होती है, लड़की लिखेंगे यहां पर, शुरू होता है ऊंचाई और वजन आवाज, अच्छा ठीक है, ठीक है, लड़कों वाला लिखा हुआ है। तो लड़कों में जो है भाई 11 से लेकर 16 साल तक हम इसको क्या बोलते हैं? आपकी एक तरह से भाई प्यूबर्टी एज उनकी शुरू हो चुकी है, और अब उनके अंदर स्पर्म सेल बनने शुरू हो गए हैं। लड़कों की हाइट बढ़ती है, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, आवाज भारी होनी शुरू हो जाती है। ये सिम्टम्स हैं, और इन सिम्टम्स से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कि अडोलसेंस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, है ना। तो आवाज भारी होनी शुरू हो जाती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हिसाब से, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा चेहरे पर दाढ़ी, मूंछ तथा शरीर के अन्य भागों पर बाल, ये भी बच्चा आपका इंपोर्टेंट है। ये भी क्या है बच्चा आपका इंपोर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। शुक्राणु यानी कि स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। शुक्राणु यानी कि स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मानसिक और भावनात्मक विकास होता है, मतलब पता होगा आप लोगों को, सोचने का तरीका जो है, नजरिया बदल जाता है। आवाज भारी और गहरी हो जाती है।
ठीक है, चेहरे पर दाढ़ी मूछ बता चुकी हूं, और आपके स्पर्म सेल्स बनते हैं और आपकी हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। हर एक लाइन को बच्चा टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज अलग से मैंने मेंशन कराया है। जितना बेस्ट आपके लिए हो सकता है उतना बेस्ट कंटेंट बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। लड़कियों में क्या होता है, प्यूबर्टी एज के अंदर लड़कियों में उम्र क्या होती है, आजकल तो बहुत कम होती है ना। 8-8 साल की बच्चियों को पीरियड आने शुरू हो गए हैं, 9 से 14 साल की उम्र, है ना। 8 साल की बच्ची को भी पीरियड आने शुरू हो गए, तो अगर पीरियड आने शुरू हो गए तो मतलब प्यूबर्टी एज जो है बच्चे की, वो अब आपकी लड़कियों की शुरू हो गई है। ठीक है, हाइट बढ़ती है, वजन बढ़ता है, लड़कियों में ब्रेस्ट का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो आर्म पिट होते हैं, यानी कि जो अंडर आर्म्स होते हैं, और जो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये दोनों में होता है, लड़के में भी और लड़कियों में भी। जो अंडर आर्म्स होते हैं और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, उनमें हेयर्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, यानी हेयर्स जो है बच्चा आपके एक्स्ट्रा हेयर ग्रो करते हैं। और इसी के अलावा लड़कियों में शुरू होता है आपका क्या, मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, जिसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन आपका शुरू हो जाता है। और इसी फर्स्ट पीरियड को, जब किसी लड़की को पहली बार आपके पीरियड आते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग आपका मेनार्क बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, आपका मेनार्क उसको कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। तो लड़कियों में आवाज पतली होगी, रिप्रोडक्टिव पार्ट पर हेयर की ग्रोथ होगी, ब्रेस्ट का साइज बढ़ेगा, मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स आने शुरू हो जाएंगे, और इमोशनल और मेंटल तो दोनों में ही चेंज होता है ना। हम अपने बच्चों को बहुत जल्दी गलत बता देते हैं, बहुत जल्दी उनको गलत ठहरा देते हैं, लेकिन शायद हमें ये समझना चाहिए, ह्यूमन बॉडी है, बहुत सारे हार्मोन होते हैं बॉडी के अंदर, बहुत सारे हार्मोन हमें कंट्रोल करते हैं। हम हॉर्मोन्स को कंट्रोल नहीं करते हैं, हॉर्मोन्स हमें कंट्रोल करते हैं। मैंने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चियों को या छोटे छोटे बच्चों को ऐसे, उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो हमें बच्चों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने घरों में बात नहीं करते हैं इन सब चीजों के बारे में, इसीलिए बच्चों को पता ही नहीं है कि वो सही है या गलत है। उनकी बॉडी जो आपको सिग्नल दे रही है, उनकी बॉडी में जो हार्मोन बन रहे हैं, वो उनसे वो सारी चीजें कराते हैं, है ना। जैसे एक छोटी सी लड़की थी, मैं आपको केस बताती हूँ, 12-13 साल की उम्र होगी, और उसका एक मतलब छोटा लड़का ही था, वो भी 14-15 साल का लड़का था। अब उन दोनों ने आपस में रिलेशन बनाया होगा, है ना। तो वो छोटी सी लड़की थी, अब वो उसको मतलब कंसीव हो गया, भाई प्रेग्नेंट हो गई वो लड़की। तो फिर घर वालों ने बहुत ज्यादा मारा पीटा, इस तरह के केसेस सामने आए, ये हो गया वो हो गया। तो इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन, कि हमारी एजुकेशन क्या है और हमारा सिस्टम क्या है। हम बहुत जल्दी सोचते हैं सोसाइटी, समाज, बदनामी, ये सब चीजें। बच्चे को समझने की कोशिश करो, कोई सोसाइटी, कोई समाज तुम्हारे बच्चे का करियर बनाने नहीं आ रही है। आप उस बच्चे को जितना मारोगे पीटोगे, उसके दिमाग पर लाइफ टाइम के लिए नेगेटिव इंपैक्ट आ जाएगा। वो समझ ही नहीं पाएगा कि उस छोटी सी उम्र में उससे ऐसी क्या गलती होगी, उसने कोई गलती नहीं की है। उसकी बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब कुछ उससे वो करा रहे हैं। सो उनको मारने पीटने के से ज्यादा बेटर तरीका होता है कि इस बारे में बात करो और अपने घर में बच्चों को समझाना शुरू करो। एक बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम उम्र क्या होगी जब हम अपने छोटे बहन भाई से या इनसे बात करें। देखो, उम्र आजकल सबकी ही कम हो चुकी है। लड़कियों को 8-9 साल बहुत कम उम्र होती है, बट हमें पीरियड्स के बारे में बता देना चाहिए कि बच्चा, अगर आपको कभी भी आपके जो सुसु वाला एरिया है वहां से यदि ब्लड जैसा कुछ दिखाई देता है, तो आपको अपनी तुरंत मैडम को बताना है, यदि स्कूल में है, घर में है तो आपको अपने पेरेंट्स को बताना है। पेरेंट्स बोला है मैंने नहीं कहा कि अपनी मम्मी को बताना है, क्योंकि हमारे इंडिया में एक और बड़ी दिक्कत है कि हमने पीरियड्स को बनाया हुआ है कि यार पीरियड्स के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? अगर हमें बुखार आता है तो हम बात करते हैं ना कि हमें बुखार आया है। बुखार आता है तो ऐसा होता है कि सिर्फ मम्मी को बताते हो, पापा को बताते हो ना आप बुखार आया है। यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, बताते हैं, है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि टैबू है, ये एक जिंदगी का पार्ट है। लड़कियों की लाइफ में ये पूरी लाइफ चलने वाला उनका एक पार्ट है। जब तक उनकी 45-55 साल उम्र होगी, उनको ये करना ही है, उनके साथ में ये होना ही है। सो एडेप्टेशन इज द बेटर ऑप्शन। और ये जो वाला फैक्टर है ना, ये मैं आपको बताती हूँ, राजस्थान वाली बेल्ट से शुरू होकर और जो बिहार झारखंड वाली, ये जो पूरा मिडिल वाला जो इंडिया है, सिर्फ यहाँ है। साउथ इंडिया में पीरियड्स को सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे लड़की की शादी होती है ना, ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर लड़कियों के पीरियड्स को सेलिब्रेट करते हैं, पूरे नॉर्थ इंडिया में लड़कियों के पीरियड्स को सेलिब्रेट करते हैं।
उनके लिए ये एक देवी का अवतार होता है, क्योंकि महिला जब पीरियड्स उसको स्टार्ट हुए हैं तभी वो एक बच्चे को जन्म देगी। और हम क्या बोलते हैं कि भाई प्रकृति हमारी माँ है, नेचर को हम लोग अपनी मदर की तरह ही तो रखते हैं ना, कि भाई प्रकृति हमारी माँ है। और उस प्रकृति को बढ़ाने में सबसे ज्यादा लीडिंग रोल कौन करती हैं? फीमेल्स करती हैं। तो पीरियड्स कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में बात नहीं करनी है। बात कीजिए, अपने घर में जो छोटी बच्चियां हैं उनसे बात कीजिए, समझाइए, उनको सारी चीजों की नॉलेज देना शुरू कीजिए, तो शायद हम चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेनार्क वो कंडीशन होती है जब किसी फीमेल को फर्स्ट टाइम पीरियड आते हैं। अब पीरियड्स जो फर्स्ट टाइम वाले हैं उसमें भी बच्चों को ये लगता है कि मैम पीरियड्स तो मतलब लाइक अंडा बना होगा, फिर अंडा फूटा होगा, फिर वो ब्लड बाहर निकलता है। नहीं, ये नहीं होते पीरियड्स। ये पीरियड्स होते ही नहीं है। जो आप आज तक, लड़के छोड़ो लड़कियों को भी नहीं पता होता कि पीरियड्स क्या होते हैं। बहुत सिंपल है बच्चा, हमारी बॉडी के अंदर बच्चा आपकी क्या होती है? ये 2 ओवरीज है। ठीक है, ये क्या है बच्चा? आपकी 2 ओवरीज है। क्लियर? इन ओवरीज में फीमेल के अंदर कोई भी बच्ची जब पैदा हुई है वो अपने अंडे साथ में लेके पैदा हुई है ना। उसमें अंडे हर महीने नहीं बनते हैं। जब उसका जन्म हुआ है तो वो अंडे उसके अंदर हैं। वो साइज में छोटे हो सकते हैं, वो इमेच्योर हो सकते हैं। ठीक है, इतना बस उसमें डिफरेंस होता है। तो ये क्या होता है, हर मंथ यहां से ये एक एग रिलीज होगा। क्लियर? एक एग बच्चा आपका रिलीज होने वाला है, और ये एग क्या करेगा? 3 से 4 दिन वेट करेगा किसी स्पर्म सेल का, कि अगर उसको 4 दिनों में वो स्पर्म सेल मिला तो ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नहीं तो फिर ये धीरे 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 इस नीचे की दीवार पर खिसकेगा। ठीक है, ये जो आपका पूरा सेक्शन होता है इसको हम एंडोमेट्रियम लेयर बोलते हैं। मैम ये कैसे बनती है? पीरियड्स अंडे की वजह से नहीं होते हैं, पीरियड्स हार्मोन की वजह से होते हैं। 2 हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो इस पीरियड की साइकिल को फीमेल के अंदर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जब एस्ट्रोजन हार्मोन आपका बढ़ेगा, मतलब बढ़ रहा है, पीक बढ़ रहा है, तो ये जो लेयर होती है ना बच्चा, ये जो आपकी यूट्रस की लेयर होती है, यहां पर बच्चा आपकी ये पूरे वाले सेक्शन में आपका क्या होता है? एक्स्ट्रा टिश्यूज की लेयर बनती है। यहां क्या होता है? एक्स्ट्रा टिश्यूज की बच्चा आपकी लेयर बनती है। और ये जो बच्चा आपके एक्स्ट्रा टिश्यूज की लेयर है, अगर 4 दिन बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है ना, यहां पर कोई आपका एम्ब्रियो आकर नहीं चिपका, तो फिर क्या होगा बच्चा? ये धीरे 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 एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अब धीरे 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 डाउन जाएंगे। बॉडी को सिग्नल मिलेगा कि ये जो एक्स्ट्रा टिश्यूज तुमने बनाए थे बच्चे के लिए, आपके पास में कोई एम्ब्रियो नहीं आया है, तो फिर ये टूटनी शुरू होती है। फिर ये लेयर बच्चा आपकी टूटनी शुरू होती है। तो पीरियड्स में अंडे का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, अंडा बहुत छोटा होता है, वो आंखों से हमें दिखता भी नहीं है। जो चीज हमें आंखों से नहीं दिख रही, उसके टूटने से या फटने से इतना सारा ब्लड बॉडी से बाहर कैसे निकल जाएगा? सोच के देखो, नहीं ना। तो वो एक्स्ट्रा टिश्यूज की लेयर होती है जो हमारी बॉडी के अंदर बनती है, और जो क्या करती है, फिर जब नहीं होता है फर्टिलाइजेशन तो वो टूट टूट कर आपकी बॉडी से बाहर निकलती है। समझ आया कि नहीं आया? तो मेनार्क, जब किसी फर्स्ट टाइम किसी लड़की को पीरियड आते हैं उसको मेनार्क बोलते हैं। यह जो एज है आजकल तो बहुत ही आपकी कम हो गई है, 12 से 13 साल, देखो यहां पर लिख भी दिया है। 10 से 16 साल तक भी जा सकती है, मतलब 10 साल की लड़कियों को भी आपके आ रहे हैं पीरियड्स। यह स्त्री के प्रजनन जीवन की शुरुआत होती है। रजोधर्म के बाद मासिक चक्र नियमित हो जाता है, यानी मेनार्क एक बार आ गया। अच्छा हाँ, एक और चीज है, जैसे किसी 8 साल की बच्ची को एक बार पीरियड आ गए, है ना, उसके अंदर जरूरी नहीं है कि अंडा निकल के बाहर आया हो, हार्मोन का खेल है ना। हार्मोन बढ़े होंगे, ये लेयर बनी होगी, ये ब्लड के रूप में बाहर आपकी टूटकर निकलने वाली है। हाँ, किसी भी फीमेल को, अगर लड़की को, छोटी बच्ची को एक बार पीरियड आए, और फिर ऐसा होता है कि कई बार 6 महीने 7 महीने तक पीरियड नहीं आते, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप एक बार डॉक्टर को दिखा जरूर लीजिए, लेकिन आपको टेंशन ज्यादा नहीं लेनी है। ऐसा बहुत सारी बच्चियों के साथ होता है कि पहली बार पीरियड हो गए और फिर 6-7 महीने बाद दोबारा शुरू होंगे, तो उसकी टेंशन आपको ज्यादा नहीं लेनी है। क्लियर? बशर्ते कि बच्ची जो है आपकी वो ठीक होनी चाहिए और वो हेल्दी होनी चाहिए, उसके साथ कोई और दूसरा सिम्टम दिख रहा है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है,
है ना, या कमजोरी फील हो रही है, डरी डरी फील हो रही है, तो प्लीज एक बार जो फीमेल गायनो होती हैं, बच्चों के लिए अलग से गायनो होती हैं, फीमेल के लिए, छोटी बच्चियों के लिए, उनसे कंसल्ट कीजिए, अपने बच्चे की जांच कराइए, क्योंकि इस समय पर बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बहुत गलत चीजें हो रही हैं और उनको तो पता ही नहीं है बेचारियों को कि उनके साथ में क्या गलत हो रहा है। अपने घर में यदि कोई भी छोटी बच्ची है, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी बच्ची को अपने घर में रखें। कोई रिश्तेदार कुछ भी लगता है, चाचा लगता है, फूफा लगता है, मामा लगता है, ताऊ लगता है, कुछ भी लगता है, प्लीज किसी पर बिलीव ना करें। वो समय गया, वो जमाना गया, ये मेरे ताऊ का बेटा है, ये मेरे चाचा का बेटा है, ये तो अपनी बच्ची की तरह रखता है, नहीं। अगर आपका कोई भी रिश्तेदार है, उसको प्लीज अपनी बच्ची को उनके पास अकेले में ना छोड़ें, है ना। ये दुनिया हैवानियत से भरी हुई है, कहां कब कौन किसके साथ क्या कर रहा होगा, आपकी बच्ची को कितना डराया धमकाया जा रहा होगा, ये आपको नहीं पता। हर रोज ना जाने ऐसे कितने केसेस आते हैं। रिसेंटली दिल्ली में हुआ है, 3 साल की बच्ची, सोचो 3 साल की बच्ची को ना जेनाइटल पाथ ना बने भी नहीं होते हैं, वो एरिया ही डेवलप नहीं होता है, उसके साथ में क्या फोर्सफुली क्या उस आदमी ने किया होगा, क्या वो दरिंदगी उसने की होगी, और किस लेवल तक वो बच्ची मेंटल टॉर्चर की गई होगी कि उसने बोलना ही बंद कर दिया, उसने अपने घर में जाके बात ही करनी बंद कर दी। सोचो 3 साल की छोटी बच्ची, 80 साल की एक बुढ़िया जो मरने की अब आस लगाए बैठी है कि भैया मैं मर जाऊंगी, उसके साथ में रेप हो गया। सो प्लीज अपने घर की बच्चियों को अपने घर में ही रखें, उनको ना भेजें। स्कूल तो जाना देखो ऑब्वियसली मजबूरी होती है, बट रिश्तेदारों के यहाँ ना भेजें, बिल्कुल ना भेजें, ठीक है। क्योंकि जो बचपन वाला वो मेंटल ट्रोमा होता है ना, वो एक लड़की कभी भी नहीं भूल पाती। वो बचपन वाली चीजें ना वैसे दिमाग में हो जाती हैं कि यार तेरे साथ बचपन में इतनी सारी चीजें हुई थी, वो कभी नहीं भूल पाती, वो एक ट्रोमा के रूप में उसके अंदर फिक्स हो जाती हैं। तो उम्र बता चुकी हूँ, 10 से 16 साल, ठीक है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट आपकी शुरू हो जाती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बच्चा, ये आपकी हर मंथ अब रिपीट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मीनोपोज। अब मीनोपोज क्या होता है भाई, एक चीज अगर शुरू हुई है, वो बोलते हैं ना किसी चीज ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु तय है। एक चीज बच्चा यदि आपकी शुरू हुई है, ठीक है, एक चीज बच्चा यदि आपकी शुरू हुई है, तो मीनोपोज का मतलब क्या होता है? मीनोपोज का मतलब होता है कि परमानेंट सेसेशन, ठीक है, परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कि अब इसके बाद में 45 या 55 साल तक की ये रेंज होती है। कुछ महिलाओं में 45, कुछ महिलाओं में 55। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको तो पीरियड बंद हो गए, मेरे को पीरियड बंद नहीं हुए हैं, वो अपना अपना टाइम होता है, एज होती है, अपनी अपनी बॉडी होती है। इसके बाद जब पीरियड्स नहीं आएंगे तो फिर ये फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, यानी इसकी जो रिप्रोडक्टिव एज है वो अब खत्म हो चुकी है। हालांकि आजकल तो आर्टिफिशियल तरीके से इसको दोबारा शुरू कराया है। जैसे आपने देखा होगा, वो पंजाब के एक सिंगर की डेथ हुई थी, तो आई थिंक उसकी मदर की एज 60 या 65 साल कुछ ऐसे रही थी, मुझे ढंग से याद नहीं है। तो उसने भी दोबारा से फिर एक लड़के को जन्म दिया है ना। तो वो सारे केसेस अलग होते हैं, बट नॉर्मली आपकी रिप्रोडक्टिव एज खत्म हो गई है, ठीक है। यह महिला के प्रजनन काल की समाप्ति को दर्शाता है। अंडाशय की कार्य क्षमता घटने से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्तर में कमी आ जाती है। अगर कोई भी महिला ये सोच रही है कि यार अब तो 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, या मुझे तो बच्चे करने ही नहीं है तो मेरे को पीरियड्स नहीं आए, आप बहुत गलत सोच रहे हैं। क्योंकि हमारे शरीर में, फीमेल की बॉडी में एक हार्मोन बनता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन हमारे शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है, ठीक है। ये क्या करता है बच्चा, हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है, क्लियर, ठीक है। कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है, और कैल्शियम किसके लिए जरूरी है? हड्डियों के लिए। तो जब मीनोपोज आ जाता है तो आपने सुना होगा ना, भैया मेरे हाथ में दर्द, मेरी कमर में दर्द, मेरे पैर में दर्द, वो क्यों होता है? एक डिजीज है ऑस्टियोपोरोसिस, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी जिसमें हमारे शरीर में हड्डियों में छेद होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हड्डियों में छेद होने बच्चा आपके शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हड्डियों में छेद होने बच्चा आपके शुरू हो जाते हैं। तो अब इस बीमारी में हेल्प करता है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बेसिकली बच्चा आपका क्या करता है? कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराएगा तो हड्डियां सुरक्षित रहेंगी। जब मीनोपोज आ गया तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन तो अब आपका बनेगा नहीं, है ना। एस्ट्रोजन हार्मोन में आपके कमी आनी शुरू हो गई है, तो अब इसीलिए वो हड्डियों में दर्द होना शुरू हो गया है। मैम इसके लिए क्या कर सकते हैं, है ना? इसके लिए
क्या कर सकते हैं हम लोग? देखो, आप में से बहुत सारे बच्चों की शादी हो गई होगी, लड़कियों की, लड़कों की बहुत सारों की नहीं हुई होगी। मेरा सजेशन बस ये है, मैं लड़की के बारे में ही बात नहीं कर रही हूँ, लड़कियां प्रायोरिटी पर हैं, लड़कों को भी मत भेजो रिश्तेदारों के यहाँ। बहुत बहुत दर्द, बहुत ज्यादा दरिंदगी भरी हुई है। मैं हर रोज, मैंने पता है क्या, कुछ ऐसे पेजेस हैं जहां पर ये जो रेप वाले केसेस होते हैं बहुत ज्यादा आते हैं, महिलाओं वाले जो केस हैं, बट इट्स नॉट अबाउट यार लड़कियां। इतनी दरिंदगी भरी पड़ी है ना लोगों के अंदर, मतलब वो लड़कों के साथ भी बहुत बुरा बुरा, बहुत बुरा बुरा काम कर रहे हैं। बस मैं यही सोचती हूँ कि यार वो जो बोलते थे ना कि भाई, कि देखो सतयुग था तो भाई जो राक्षस थे और जो भगवान थे वो अलग अलग लोक में रहा करते थे। सतयुग के बाद में आपका आता है त्रेता युग। त्रेता युग में क्या हुआ, भगवान और राक्षस एक ही लोक में रहने शुरू हो गए, भाई राम और रावण। फिर उसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग में क्या हुआ कि राक्षस और देवता एक ही घर में रहने शुरू हो गए, कौरव पांडव एक तरह से, ठीक है। कलयुग में एक ही इंसान के अंदर देवता और राक्षस का वास है, और तुम्हें नहीं पता कि सामने वाला राक्षस है या देवता है। देवता तो खैर कोई है ही नहीं आज के समय में, हम में से ऐसा कभी कोई नहीं है जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन हमारी गलतियों का खामियाजा किसी दूसरे को ना भुगतना पड़े, किसी की जिंदगी ना खराब हो, ठीक है। सो लड़कियों को ही नहीं बच्चा, आपको लड़कों को भी किसी के घर में नहीं भेजना है। थोड़ा सा अलर्ट रहें, सावधान रहें आप लोग। तो मीनो बहुत समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बच्चा यदि मैं आपसे बात करूं तो इसको समझ लेते हैं कि पीरियड्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं। डिटेल में मैंने आपको बच्चा यहां पर समझाया है। बहुत सारी लड़कियों में आजकल डाउट आते हैं, पीसीओडी क्या है, पीसीओएम, पीसीओएस क्या है, पीएमओएस क्या है, मैम मुझे हर मंथ पीरियड नहीं आते हैं, मैम मुझे पीरियड्स का कलर किसी का ब्राउन है, किसी का पीला है, किसी का काला है, क्या दिक्कतें हैं? बहुत सारी दिक्कतें होती हैं लड़कियों के अंदर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है मासिक धर्म चक्र, महिलाओं में होने वाली चक्रीय क्रिया है। अच्छा, अगर वैसे रेगुलर टाइम 28 दिन का होता है, 28 दिन में हो रहा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका एक टाइम पीरियड होता है 21 से 35 दिन। कुछ लड़कियों में आपके 28 दिन पे नहीं होता है, 5-6 दिन ऊपर चले जाते हैं, फिर उसके बाद पीरियड हो रहे हैं, ठीक है। मैं बोलूंगी 40 दिन तक भी हो रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके अंदर। 21 से 35 दिन की अवधि में यदि आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आप हेल्दी हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। पीरियड्स कराने के लिए कुछ हार्मोन है, जैसे FSH, LH, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और आपका एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। इन सब की फुल फॉर्म अभी आपको आगे लिखी हुई मिलेगी। अगर मैं आपसे बात करूं मेंस्ट्रुएशन, जब आपकी पीरियड्स होते हैं तो उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं बच्चा हम लोग? फॉलिकुलर। ये रिसेंटली पूछा गया आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि फॉलिकुलर क्या है? मेंस्ट्रुएशन, जब पीरियड्स चल रहे होते हैं तो फॉलिकुलर शब्द यूज करते हैं। ओव्यूलेशन, दूसरी फेज होता है आपका ओव्यूलेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? आपका बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? आपका ल्यूटल फेज। इसको हम लोग आपका ल्यूटल फेज थोड़ा सा अलग रहेगा, मासिक धर्म, फॉलिकुलर, ठीक है, ठीक है। ओव्यूलेशन जो है बच्चा आपका, ओव्यूलेशन क्या होता है मैम ये बता दीजिए। देखिए, किसी भी महिला में पीरियड आए, पीरियड आने का एवरेज टाइम 3 से 4 दिन होता है। अगर आपको 3 से 4 दिन के पीरियड आ रहे हैं, वेल एंड गुड। मैम मुझे तो 2 ही दिन पीरियड आते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, वो 2 दिन वाले भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैम मुझे एक ही दिन पीरियड आ रहे हैं तो डॉक्टर को मिल लीजिए, है ना। 2 दिन मिनिमम टाइम होता है, 2 दिन आपको ब्लीडिंग होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर आप एक एवरेज एज में है, अगर आपकी एज 35-40 के पार चली गई है, फिर एक दिन पीरियड होने शुरू हो जाते हैं। तो 3 से 4 दिन जो है बच्चा, ये बेसिकली हमारे क्या होते हैं? पीरियड्स आते हैं। अब पीरियड आपके आ गए, उसके बाद में देखो ये फॉलिकुलर फेज है आपका 1 से 13 दिन का, कि अगले 13 दिन तक अब अंडा जो है वो आपका बाहर निकलेगा, है ना। जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है उसमें आपका बाहर निकलने के लिए तैयार है। अब क्या होगा बच्चा? ये बेसिकली आपका 14वें दिन ये आपका देखो अंडा बाहर निकला। ये हर फीमेल का अलग अलग होता है, मैं ये भी बता देती हूँ। किसी लड़की में 1 हफ्ते बाद ही अंडा बाहर निकल जाता है, किसी में 15 दिन बाद, किसी में और थोड़ा डिले हो सकता है, वो हर फीमेल का अलग अलग होता है, बट एवरेज यहाँ लिखा हुआ है। मान लीजिए 14वें दिन आपका अंडा जो है ये फैलोपियन ट्यूब से बाहर निकल गया, है ना, जो उसका वो पार्ट होता है पूरा, वहां से वो फैलोपियन ट्यूब में आकर बैठ गया है। अब आपका अगले 4-5 दिन, मतलब आपका 15, 16, 17 और 18, ये पीक दिन है इसके लिए। अगर 14वें दिन निकला है
तो अगले 4 दिन तक अब ये इंतजार करेगा स्पर्म सेल का। अगर इसको इन 4 दिनों में स्पर्म सेल मिल गए तो वेल एंड गुड, भाई आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, आपका बच्चा बन जाएगा। लेकिन अगर इनको ये 4 दिनों में, अगर इनको ये 4 दिनों में बच्चा आपका स्पर्म सेल नहीं मिलता है, अगर इनको 4 दिनों में ये स्पर्म सेल नहीं मिलता है, तो फिर क्या होगा? फिर ये अंडा अकेला धीरे 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 खिसकेगा, और जैसे ही खिसक जाएगा 28 दिन तक पहुंच जाएगा नीचे, तो फिर बॉडी को सिग्नल जाएगा भैया अंडा अकेला आया है, अंडा अकेला आया है। तो ये जो देखो इतनी सारी ये पीरियड्स हुए, फिर ये देखो इतनी मोटी एक लेयर बनेगी आपकी बॉडी में ना, हर मंथ बनती है फीमेल की बॉडी में। अब ये अंडा आके यहाँ पर सिग्नल दे दिया कि भाई मैं अकेला आया हूं, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है मेरे साथ में। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में बच्चा आपका दोबारा से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, यानी अगले महीने की आपकी पीरियड जो है वो शुरू हो जाएंगे। अब मैम इसका मतलब अगर इन 4 दिनों के बाद हम अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाते हैं, सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, तो क्या उस केस में हमारे साथ ऐसा होगा कि लड़की प्रेग्नेंट हो जाए? हाँ, मैं पहले ही बोल रही हूं, हर महिला का जो ल्यूटल फेज होता है वो अलग अलग है। किसी में 15 दिन बाद, किसी में 16 दिन बाद और किसी में 20 दिन बाद भी हो सकता है। यानी पीरियड्स होने के बाद में तुमने यदि कभी भी अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप बनाए हैं तो आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है। कोई ये मत सोचना कि नहीं नहीं मैंने तो 4 दिन बाद ही रिलेशन बनाए थे और हम 4 दिन बाद ही हमने इंटरकोर्स किया था, तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? नहीं सोचना है बच्चा, हर फीमेल की ये साइकिल अलग है। किसी का ओव्यूलेशन 4 दिन बाद ही शुरू हो गया है, किसी का ओव्यूलेशन 20 दिन बाद शुरू हुआ है। वो तुम्हें भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता कि बॉडी के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपने किसी भी महिला के अंदर जो पीरियड्स आने के बाद में, खत्म होने के बाद में अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए हैं और आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ कोई भी अगर कंसीव कर लेती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? हाँ, ये पॉसिबिलिटी है पूरी पूरी। एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि मैम अगर कोई लेडी क्या है आपकी, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल है यानी पीरियड्स आ रहे हैं, और अगर मैं उस समय पर रिलेशन बना सकते हैं? पहली बात तो अवॉइड करना, क्योंकि भाई ऑलरेडी इतना पेनफुल है प्रोसेस वो, कि उसमें अगर आप महिला को डिस्टर्ब करोगे तो बहुत ही बुरी बात होती है। दूसरा क्या है कि अगर चलो ठीक है किसी को दर्द नहीं है या कुछ भी है, या आप ऐसा कुछ कर भी लेते हैं, तो क्या प्रेगनेंसी हो जाती है? चांसेस कम होते हैं, बट हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यानी ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि अगर किसी महिला के पीरियड्स चल रहे हैं और उस समय पर यदि इंटरकोर्स किया गया है, तो क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है? तो आंसर होगा हाँ। हम उसके चांसेस चाहे 1% है, 2% है, लेकिन हम जीरो नहीं बोल सकते। ठीक है, हम बच्चा इसको आपका जीरो नहीं बोल सकते हैं। तो ये बच्चा आज की क्लास में इतना ही हम लोग रखते हैं, है ना, क्योंकि आज थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था, इस वजह से आज आपकी क्लास थोड़ी सी लेट शुरू हुई थी। बाकी आपका ओवरऑल सब कुछ होपफुली ओके रहा है, और कोई शुरुआत में ही वो टेक्निकल ग्लिच था, है ना। अभी पूरी क्लास आपकी स्मूथली चली है। तो इसके आगे बच्चा हम लोग आपका कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, इसके आगे बच्चा अब हम लोग आपका कल कंटिन्यू करेंगे। अभी तो भाई इसमें क्लास है, फिर इसके क्वेश्चंस करने हैं, कल का तो दिन लगेगा ही आपका। उसके आगे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भाई इसके आपके हैंड रिटन नोट्स आज ही अपलोड हो जाएंगे। मैं अभी आपके अपलोड करा दूंगी, क्योंकि मैंने बात कर ली है अब टीम से, तो उन्होंने बोल दिया है कि ठीक है मैम हम अपलोड कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था, बट अभी हमने वो अटैच वाला ऑप्शन ला दिया है, तो आपको बच्चा ये जो है मिल जाएंगे। ओके जी, ठीक है, चलिए। कोई डाउट, कोई डाउट है तो पूछिए।
कोई डाउट है बच्चा तो पूछो भाई। बाय बाय, कोई डाउट नहीं है तो चलिए भाई, कल आप लोग डाउट भी इकट्ठे कर लेना और आपके कल डाउट क्लियर हो जाएंगे। पिछली क्लास के भी हैंड रिटेन नोट्स, एक्चुअली मुझे अभी ऑफिस ही जाना है, मैं यहाँ के बाद ऑफिस ही निकल रही हूँ, तो मैं वहां जाके टीम के साथ बैठती हूँ और सारे नोट्स अपलोड करा देती हूँ, ठीक है। चैप्टर वाइज कराऊं या कंबाइन करा दूं? चलो चैप्टर वाइज करा देती हूँ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।